हेलो साथियों। आप पहले से बेहतर हमें जान गए होंगे, समझ चुके होंगे। अब मैं आपके लिए परिचय का मोहताज नहीं। फिलहाल आप मेरे नाम से वाकिफ है। मेरा नाम रवि वर्मा है और मैं प्रतापगढ़ जिले से एक छोटे से कस्बे नगरिया में रहता हूँ। फिलहाल इससे आप लोगों को बहुत मतलब नहीं है। तो हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स पर चर्चा कर रहे थे और उस में एक चैप्टर है फिजिक्स पे, प्रकाश, जिसे इंग्लिश में हम लाइट बोला करते हैं। और ये एक ऐसी चीज है या ऐसा एक ऐसी एनर्जी है जो हमको दिखती नहीं है। ये हमारी आंखों को संवेदित करता है, जागृत करता है। तो अगर हम सीधी सी बात करें तो जो लाइट है वो हमारी आंखों के लिए है, ठीक। यानी इसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये जो आपको सुंदर सुंदर थोबड़े दिखते हैं, ये देखने में मदद करता है। सुंदर प्रकृति, ये सुंदर संसार, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने में सहायक प्रदान करता है आपका प्रकाश। यानी इससे हम लोगों का जो जीवन है वो सुखमय हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग प्रकाश में एक जब टॉपिक्स पढ़ रहे थे जिसका नाम था कल, जो हम लोग पढ़े इससे पहले वाले वीडियो में, गोली दर्पण से संबंधित समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका नाम होगा प्रतिबिंब, इमेज, जिसे मुझे थोड़ा पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन वो मैं बुक से पढ़ाता नहीं तो मुझे लगा कि ये टॉपिक छूट गया है, तो आज मैं इस पर चर्चा कर लूंगा। तो समतल दर्पण की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी। मैंने आपको समतल दर्पण की विशेषताओं में बताया। पहली बात बताया है कि समतल दर्पण में कोई वस्तु जितनी दूरी पर होता है, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई है कि समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा दिखता है, कोई छोटा बड़ा। जैसे आपको मार्कर दिख रहा है, मार्कर जितना बड़ा होगा आपको शीशे में, दर्पण में भी उतना ही बड़ा दिखेगा। छोटा बड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी इसे हम किसी पृष्ठ पर नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात, चौथी बात जो हम लोगों ने पढ़ी वो ये थी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत हुआ करती है, इनफाइनाइट। यानी जो प्रकाश किरणें समांतर आती है, वो जो किरणें समांतर आएंगी वो मिलेंगी कहाँ पे? अनंत पे। जैसा कि हम लोग पहले अवतल या उत्तल में पढ़ा कि जो समांतर किरणें आती थी वो मुख्य एक बिंदु पर मिलती थी, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते थे। और इसकी जो दूरी हुआ करती थी दर्पण से, उसी दर्पण को हम लोग क्या कहते थे? फोकस दूरी कहा करते थे। फिलहाल इस पे जो दर्पण से मिलने की दूरी है वो अनंत है, इसलिए इसकी फोकस दूरी अनंत हो गई। पांचवी बात मैंने आपको बताई थी कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो 1 हुआ करती है। और जो सातवीं बात मैंने आपसे चर्चा की वो ये थी कि समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा पूरा देखने के लिए उस समतल दर्पण का जो आकार है वो वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए, तभी आप किसी वस्तु को उस दर्पण में पूरा पूरा देख पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो अगर एक इंसान है और ये इंसान 6 फुट का है, तो अगर दर्पण 3 फुट का भी है, अगर ये 3 फुट का भी है तो भी आप इस इंसान को इस दर्पण में पूरा पूरा देख पाएंगे, ठीक है। इससे बड़ा होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे छोटा होने पर आप फिर किसी वस्तु को या किसी इंसान को इस दर्पण में पूरा पूरा देख नहीं पाएंगे। तो ये कुल 6 बातों पे मैंने आपको इससे चर्चा किया। कुछ छूट गया हो तो
मुझे क्लियर नहीं है, आप बताइएगा, मैं समझा दूंगा कि ये कैसे हुआ होगा। फिलहाल आज हम लोग प्रतिबिंब पे चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब, जिसे हम इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, जिसे हम इमेज कहते हैं। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे आप कहें, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें यानी दर्पण से टकरा करके जब वो वापस लौटेंगी, तो जिस बिंदु पर मिलती है, यानी वो परावर्तित होनी चाहिए किरणें, यानी दर्पण से टकरा कर वापस होनी चाहिए, तभी इमेज बनेगा, तभी प्रतिबिंब बनेगा किसी दर्पण में। तो हम लोग सीख रहे थे कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती है या फिर मिलते ही प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहा करते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। मैं राइट कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रतिबिंब किसे कहेंगे तो आप लिख लीजिए, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहा करते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती है या मिलते ही प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहा करते हैं। मिस्टेक हो गया क्या कोई कि सेंटेंस? और जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये आपका प्रतिबिंब कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। फिलहाल प्रतिबिंब दो प्रकार का है, दो प्रकार का हम लोग पढ़ के चलेंगे। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। एक है आभासी प्रतिबिंब, एक है आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक है आभासी प्रतिबिंब। ये दो प्रतिबिंब हम लोग आज पढ़ के चलेंगे, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, ये दोनों बातें हम लोग सीख के चलेंगे। फिलहाल ये मैं
इरेज कर दे, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। को लिखना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को रोकिएगा और फिर पहले नोट करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चले, हम लोग आज पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। तो आप लिख दीजिएगा प्रतिबिंब के प्रकार में दो प्रतिबिंब टाइप के प्रतिबिंब है, आभासी और वास्तविक। और पहला आप लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाएगा। रियल इमेज। ठीक, ये बात रही हम लोगों की रियल इमेज की बात करेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की। तो आप कह सकते हैं बेटा कि जब दो या दो से अधिक या जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती है तो उस बिंदु को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लिख सकते हैं जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप कह सकते हैं साथियों कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं या जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब होते क्या है, कैसे कैसे हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब वो है, आप इसमें एग्जांपल ला लीजिए, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब वो है जैसे वास्तविक प्रतिबिंब आप लिख सकते हैं। पहली बात, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें किसी पृष्ठ पर लिया जा सकता है, किसी सरफेस पर लिया जा सकता है। एग्जाम्पल में मूवी मूवी हम लोग देखते होंगे, वो प्रोजेक्टर वाली मूवी आप देखे होंगे, वहां से एक छोटा सा डिब्बा हुआ करता है और उस डिब्बे से प्रकाश किरणें एक पर्दे पर डाली जाती है, उस पर्दे पर फिर आपको आदमी दिखते हैं। तो जो आदमी दिखते हैं वो उस के अंदर हुआ करते हैं और उसी को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, मतलब वो तस्वीर पूरे डिब्बे में रहती है, जिस डिब्बे में है उस पूरी तस्वीर को हम लोग एक पर्दे पर दिखा देते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दूं, सूरज की किरणें हुआ करती है और सूरज की किरणें को हम लोग किसी दर्पण पर ले, फिर दर्पण से लेकर के किसी और पृष्ठ पर उसको दिखाएं, तो ऐसा देखा होगा हम लोगों ने, प्रकाश की सूरज की किरणें आए और फिर वो किसी पृष्ठ पर जाकर उसका चमकता हुआ एरिया समझ में आता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे मूवी में जो प्रोजेक्टर कार्य करता है, प्रोजेक्टर या कार्य करने वाले प्रोजेक्टर में बना प्रतिबिंब। सिनेमा हॉल लिख देता हूँ, सिनेमा हॉल में कार्य करने वाला प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये वास्तविक हुआ करता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इसी तरह जैसे हम दीवार पे किसी पृष्ठ को, किसी दीवार पे कोई प्रतिबिंब लिया जाए, किसी कहीं से वो सूर्य आए, सूर्य का कोई प्रतिबिंब दीवार पर चमके, वो भी एक तरह का क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है ना। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप और लिख दें, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा लिखें, एक सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में बना प्रतिबिंब हाँ बोला, सोलर कुकर में बना प्रतिबिंब। आपने सोलर कुकर शायद ना देखा हो, फिलहाल वो एक तरह की इस तरह से छतरी हुआ करती है। अगर इस पर हम बनाए तो कुछ इस तरह से, और यह फिर प्रकाश किरण छतरी पर गिरती है, और ये अवतल आकार का हुआ करता है, अवतल दर्पण है एक तरह का मान लेते हैं। और फिर यहाँ पे आपका एक कुकर हुआ करता है, कुकर बना लेता हूँ। ये कुकर है और ये रखा रहता है किसी उस पे, टेबल पे। ठीक, ये किसी कुकर पर रखा, वो टेबल पर रखा हुआ करता है। और फिर जो प्रकाश किरणें आती है, पूरी की पूरी इसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, और इकट्ठा होकर के इसके नीचे या कहे तो इस पे हम लोग, इतना हीट होता है, इतना गर्म हो जाता है कि इस पे हम भोजन पका सकते हैं। ये सोलर कुकर है, इस तरह का कार्य हुआ करता है। फिलहाल अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखी होगी, जिसे हम लोग यूज करते हैं। वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, यानी पारदर्शी कांच हुआ करता है। मैग्नीफाइंग का मतलब एक पारदर्शी कांच, हिंदी में बताता हूँ आप लोगों को। एक पारदर्शी कांच हुआ करता है, जिसे हम लेंस कहा करते थे। बचपन में हम लोगों के टाइम में वो ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता था, और उसको हम लोग लेकर के पहले सूर्य की किरणों को उस पर डालते थे। कहाँ डालते थे? सूर्य की किरणों को उस पर हम लोग डालते थे, फिर किसी न किसी कागज के टुकड़े पर उसकी किरणों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, इकट्ठा करते थे। जब वो लेंस उत्तल लेंस हुआ करता था, उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को सिकोड़ता है। तो हम लोग उस पर कीड़ों को डालते थे, फिर वो एक जगह पर पूरे प्रकाश को इकट्ठा करता है, फिर थोड़ी देर में उस पर आग लग जाती थी, हीट हुआ करती है। सोचिए, उस लेंस के जरिए से हम कागज में आग लगा देते थे, इतना हीट हुआ करता था। इस तरह से ये थोड़ा बड़ा हुआ करता है, और यहाँ से इस पे बहुत सारी किरणें आती हैं, और सारी की सारी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती है। तो इस तरह से इतना हीट हो जाता है कि इसमें भोजन पक जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, देखे नहीं है, देखे नहीं तो इस पर रिसर्च करिए आप लोग, कहीं ना कहीं ढूंढने से मिल जाएगा। आज सोशल मीडिया का टाइम है, और आप लोगों को ढूंढेंगे तो ये देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब जिससे हम किसी न किसी पृष्ठ पर या पर्दे पर लिया जा सकता है जिन प्रतिबिंबों को, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिलहाल हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए, आपने ये भी एग्जाम्पल देखा होगा, ये भी एग्जाम्पल देखा होगा, ये नहीं देखा है तो आप लोगों के यहाँ वीसीआर यानी टीवी वगैरह लगता रहा प्रोजेक्टर में, उस पे एक छोटा सा डिब्बा हुआ करता था, वहां से प्रकाश के लिए उस प्रोजेक्टर के सारे दिखाया जाता था पहले के टाइम में। फिलहाल अभी ना देखे हो तो सिनेमा हॉल में जाकर, अभी भी चलता होगा सिनेमा हॉल में ये चीजें, वो जाकर देख ले। नहीं देखे तो आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, वहां सर्च मारे, आपको ये चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, सुनने के लिए मिल जाएंगी, जानने के लिए मिल जाएंगी। सोलर कुकर की बात करें तो हम लोग, मैंने आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बताया, पारदर्शी कांच हुआ करता है उसके बारे में बताया कि वहां पर भी हम लोग इस किरणों को इकट्ठा करके प्रतिबिंब बनाते थे। फिलहाल वो भी एक तरह का वो वास्तविक प्रतिबिंब है आप कहें तो। और एक और है, हम लोग फोन में एक फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? तो जो हम लोग फोन में फोटो खींचते हैं,
उस पर जो फोटो आती है वो भी वास्तविक प्रतिबिंब है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वास्तविक प्रतिबिंब की। मैंने आपको बताया जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहा करते हैं, और जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलते ही प्रतीत हो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो अगर ये बातें लर्न ना हो तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमसे ना सीख पाए तो इतना बेहतर बताने वाला आपको शायद कहीं मिले। बिना रट्टा मारे समझना है, सीखना है। जैसे मुझे याद है वैसा आपको भी याद होना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि सर ने जैसे इसे सिस्टम में लिया है, जैसे इसको मैंने लर्न किया है, वैसे आपको भी लर्न होना चाहिए। मैं आपकी बुक को बिना देखे पढ़ाता हूँ, बिना रट्टा मारे। मैंने पहले इसको पढ़ा है, पहले सीखा है, उसी को यहाँ क्लियर रखता हूँ। अब देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई, और भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। फिलहाल छोड़िए, इतना बहुत सारा है तो शायद इस पे आपको समझ आया होगा ये एग्जाम्पल। तो आप सीधी सी बात समझिए कि जिन प्रतिबिंबों को किसी पृष्ठ पर लिया जा सकता है, किसी दीवार पर लिया जा सकता है, ठीक है, उन्हें हम वो लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे आभासी प्रतिबिंब की। किसकी? वर्चुअल इमेज की। फिलहाल हम लोगों ने अवतल दर्पण की सारी बातें पढ़ ली, उत्तल दर्पण की सारी बातें पढ़ ली, उसमें वहां इमेज फॉर्मेशन में प्रतिबिंब का बनना कैसे हुआ करता वो सीख लिया, फिर ये सीख रहे हैं। फिलहाल इसको हम लोगों को पहले पढ़ लेना चाहिए था। मेरे से ये मिस्टेक हुई है, गलती के लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि इसको हमको पहले पढ़ाना चाहिए था। माइंड से उतर गया, नहीं पढ़ा पाया। फिलहाल अब सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग। चले, हम लोग आभासी प्रतिबिंब की चर्चा कर रहे थे। इसकी आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज की बात कर रहे थे। फिलहाल जो टॉप पॉइंट हमने पढ़ाया है उसमें आप लोगों को कोई समस्या आई हो तो आप मुझे बेसिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके हर कमेंट्स का इंतजार रहेगा और मैं आपके हर कमेंट्स को पूरी ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हम लोग वर्चुअल इमेज की बात कर रहे थे, आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहे थे। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं मैं नोट डाउन कर देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा। जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिल दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलते ही प्रतीत होती है, आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को या उसी बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। उसी बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहा
जाता है, उसी बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं साथियों। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम लोग अपना ये जो थोबड़ा है देखते हैं, तो जब कभी हम लोग अपना थोबड़ा अवतल दर्पण में देखते हैं तो जो मुंह है हम लोगों का, ये थोबड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? ये मुंह थोबड़ा के रूप में चेंज हो जाता है, मतलब थोड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं। और ये जो थूथुन दिख रहा है, ये थोड़ा भैंस की तरह दिखने लगता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहे थे। जैसे दर्पण में चेहरा देखना, एग्जाम्पल देना, जो हम लोग साथियों अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, वो आभासी प्रतिबिंब हम लोगों का जो चित्र कहाँ दिखता है, उसमें दर्पण में, वो आभासी प्रतिबिंब है। यानी उसे हम लोग किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं जैसे दर्पण में थोबड़ा देखना, चेहरा देखना, थोबड़ा। अरे छोड़ो, दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है, मैं एग्जांपल और देता हूँ। ट्रैफिक ट्रैफिक में जो मिरर लगता है साथियों, ट्रैफिक पे एक मिरर लगता है, उस मिरर दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो भी वर्चुअल है। कैसे हैं? आभासी है। आपने मोड़ पर ऐसे मिरर लगे देखे होंगे, ठीक है? तो ये मिरर इसलिए लगाए जाते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे लाइट नहीं दिखती है, तो लाइट नहीं दिखती, इस मिरर का यूज करते हैं वहां तक लाइट पहुंचाने के लिए। तो जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस एरिया में क्या हो जाता है? उजाला हो जाता होगा, ठीक है? तो फिलहाल उसकी बात नहीं करें। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसमें जो इमेज बनता है, जो भी इमेज रहे, वो कैसा है? जो हम लोग चलेंगे तो उस पर सामने से पहले से आने वाला आदमी दिखेगा आप लोगों को, जहां अंधेरा रहता है वहां से आदमी आ रहा है, दर्पण में आपको दिख जाएगा पहले से कोई आ रहा है। तो जो सड़कों पर मिरर लगे होते हैं, ट्रैफिक मिरर है वो, उसको हम ट्रैफिक मिरर भी कहेंगे। वो जो उसमें जो इमेज बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? वो मिरर मोड़ पर लगाया जाता है, जहां पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं वो लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाए। जब हम लोग पार्क में गाड़ी लगाने जाते हैं तो कहीं टच ना हो, पहले से मिरर लगा रहता है वहां पूरे में, आपकी गाड़ी कहीं टच तो नहीं हो रही है, ठीक है? तो वहां पे जो मिरर लगते हैं वो भी वर्चुअल इमेज ही बना के देते हैं। एक और है, जैसे हम लोग जो लेंस यूज करते हैं अपनी आंखों में, चश्मे में, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं उसको, पारदर्शी लेंस कहा करते हैं, पारदर्शी कांच कहा करते हैं। उसके जरिए हम जब किसी चित्र को देखते हैं, यानी आंख पे चश्मा लगाकर किसी चित्र को देखते हैं, जो उसमें इमेज बनता है, छोटा बन जाए या बड़ा बन जाए, जो पतला होता है मोटा बन जाता है, कभी कभी बड़ा बन जाता है, तो जो इमेज बना वो आभासी प्रतिबिंब है। तो ये आपके दो बातें रही, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आशा है साथियों ये टॉपिक्स आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं इसको और बेहतर समझाने का आपको प्रयास करूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, समझ नहीं आया होगा तभी, अगर समझ आया हो तो कोई बात नहीं, आगे फिर से बढ़ते रहे। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक्स रहेगा वो एफ और आर में संबंध है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके साथ अगले दिन। आपको ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मैं आप डेली आपके लिए एक वीडियो बना कर देता हूँ क्लास 10 के लिए फिलहाल। तो आज के लिए ये जो टॉपिक्स रहा इतना पर्याप्त रहा साथियों, तो धन्यवाद।